गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग करेंगे नेक्स्ट टॉपिक न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। तो इकोनॉमिक पॉलिसी पढ़ने से पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि इकोनॉमिक पॉलिसी है क्या, कब ये इस्टेब्लिश जो इम्प्लीमेंट करा गया था, इसको ये लॉन्च करा गया था, किसकी गाइडेंस या लीडरशिप के अंडर इसको जो था वो लॉन्च करा था। तो सबसे पहले इन्होंने यहाँ पे मेंशन करा हुआ है 1991 में इसको लॉन्च करा गया था। ठीक है, तो करा किसने था? तब जो प्राइम मिनिस्टर थे पीवी नरसिम्हा राव, उनकी गाइडेंस के अंडर करा गया था। और तब फाइनेंस मिनिस्टर थे वो डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। तो उन्होंने ये करा क्यों? क्योंकि 1991 से पहले बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस थी कि अगर आपने मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट के ऊपर रिस्ट्रिक्शन थी, आप नहीं कर सकते थे। अगर आपको कोई भी इंडस्ट्री ओपन करानी है उससे पहले आपको लाइसेंस रिक्वायर्ड है। अगर लाइसेंस नहीं होएगा तो आप इंडस्ट्री स्टार्ट नहीं कर सकते। और अगर बाहर की कोई इंडस्ट्री है या बाहर की कोई फैक्ट्री है, कंपनी है जो इंडिया में स्टार्ट होना चाहती है, वो नहीं हो सकती। जैसे हम लोगों ने पहले कहीं एग्जांपल करी थी कि जो कोको कोला कंपनी थी उनको बैन कर दिया गया था इंडिया में, वो अपने प्रोडक्ट को सेल नहीं कर सकते थे। तो इस तरीके की बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस थी जो कि जब 1991 में ये पॉलिसी आई उसको टोटली इन्होंने ख़त्म कर दिया। टोटली नहीं हम बोल सकते, बट काफ़ी हद तक जो थी उनकी जो रिस्ट्रिक्शंस थी या उनकी जो भी प्रोविजंस थी उनको ख़त्म कर दिया गया था, अबॉलिश कर दिया गया था। और कुछ ही ऐसे इंडस्ट्रीज़ थी या कुछ ही ऐसे सेक्टर थे जिनके लिए रिस्ट्रिक्शंस थी, बाकी सब के लिए ऑलमोस्ट ख़त्म थी। ठीक है, तो अब हमने इसमें प्रॉपर ये पढ़ना है कि किन के लिए रिस्ट्रिक्शंस हैं, किन के लिए नहीं है, किन के लिए लाइसेंस रिक्वायर्ड है, किन के लिए नहीं है। तो उस कंसेप्ट को इन्होंने एक नाम दिया था एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। जिसमें हम लोग ये पढ़ेंगे सबसे पहले तो लिबरलाइजेशन की अगर मैं बात करूँ तो लिबरलाइजेशन में हम लोग की आज़ादी दे दी गई है कि किन के लिए लाइसेंस रिक्वायर्ड नहीं है। प्राइवेटाइजेशन में हम लोग ये पढ़ेंगे कि कौन से ऐसे सेक्टर हैं जो गवर्नमेंट के हैंड्स में अब नहीं रहे। ठीक है, वो पब्लिक सेक्टर भी स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे मैं सिर्फ बात करूँ रेलवे की, तो रेलवे जो है सिर्फ आपका पब्लिक सेक्टर है, उसमें प्राइवेट लोगों का कंट्रोल नहीं है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ बैंक की या ट्रांसपोर्ट की, वो प्राइवेट हैंड्स में भी हैं। तो ये सारा कंसेप्ट प्राइवेटाइजेशन में था। देन आता था ग्लोबलाइजेशन, जो अभी मैंने आपको कोक की एग्जांपल दी कि बाहर वाली कंपनीज इंडिया में आ सकती हैं या इंडिया की बाहर जा सकती हैं, या इंपोर्ट हो सकता है, एक्सपोर्ट हो सकता है। इसके रिलेटेड जितनी इन्फॉर्मेशन है वो कहाँ पे दी है उन्होंने? ग्लोबलाइजेशन में। ठीक है जी, तो हम लोगों ने ये पूरे 3 कंसेप्ट पढ़ने हैं यहाँ पे। इसको इन्होंने इकोनॉमिक पॉलिसी का नाम दिया है। सो कहते हैं कि बहुत एक न्यू चैप्टर ही इन्होंने स्टार्ट कर दिया, क्योंकि पहले इतनी ज़्यादा जो थी रिस्ट्रिक्शंस थी कि जो लोग अपनी इंडस्ट्रीज़ को सेटअप करना चाहते हैं, ओपन करना चाहते हैं, वो नहीं कर सकते थे। अब उनके पास ये क्या है, ऑप्शन है, वो कर सकते हैं। तो अब इस फीचर्स में हम लोगों ने यही चीज़ डिस्कस करनी है कि क्या क्या चीज़ें इन्होंने इकोनॉमिक पॉलिसी में डिस्कस करी। बेसिक जो कंसेप्ट है वो एलपीजी का ही है, बट इन्होंने इनको पॉइंट्स में जो है वो डिस्क्राइब करा है। जैसे इन्होंने फर्स्ट लिखा है, अबॉलिश कर दिया है, कहते हैं इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग को। तो लाइसेंसिंग हम लोगों ने ये कहाँ पे पढ़ा था अभी? लिबरलाइजेशन में, कि आप लोगों को जो है कुछ ही ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं, जैसे इन्होंने लिखा है कि सिर्फ 3 इंडस्ट्रीज़। अब 3 इंडस्ट्री का ऐसा मतलब नहीं कि कोई 3 इंडस्ट्रीज़ के नाम, 3 हेड दिए हैं जिनके अंडर बहुत सारी और इंडस्ट्रीज़ भी आती हैं, जिनके लिए कहते हैं लाइसेंस जो लगाना है या चाहिए किसी भी तरीके से, वो चाहिए। मतलब इन 3 इंडस्ट्रीज़ के लिए, बाकियों के लिए ख़त्म कर दिया। अब वो कौन कौन सी इंडस्ट्रीज़ आती हैं, मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ। जैसे कहते कोई भी डिफेंस इक्विपमेंट की बात करूँ मैं, ठीक है, जैसे हम गन वगैरह बनाते हैं, अटोमिक एनर्जी जहाँ पे यूज़ होती है, मतलब ड्रिंक वगैरह, अल्कोहल के कोई प्रोडक्ट बनते हैं, टोबैको प्रोडक्ट्स हैं, इनके लिए लाइसेंस कंपलसरी है। क्योंकि हर किसी को हम लोग जो है वो कि हम बोल सकते हैं एटॉमिक एनर्जी यूज़ करने के लिए उनको परमिशन नहीं दे सकते, हर किसी को टोबैको प्रोडक्ट बनाने के लिए परमिशन नहीं दे सकते। तो उनके लिए लाइसेंस है, बाकियों के लिए लाइसेंस उन्होंने ख़त्म कर दिया है। कि अगर आप कोई छोटी मोटी इंडस्ट्री ओपन करना चाहते हो, ठीक है, कोई सॉफ्ट ड्रिंक की ओपन करवाना चाहते हो, उसके लिए आप लोगों को ऐसा इस तरीके से लाइसेंस नहीं चाहिए। ठीक है, अदरवाइज लाइसेंस जो है वो सबके लिए है।
ठीक है, तो ये इन्होंने अब क्या करा कि उन्होंने अबॉलिश कर दिया लाइसेंसिंग को, इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, क्योंकि अगर आपने कुछ, इंडस्ट्री का मतलब ही क्या है, जहाँ पे आप लोग रॉ मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हो, तो कुछ भी अगर आपने प्रोड्यूस करना है तो आपको लाइसेंस चाहिए। कौन कौन सी चीज़ें मैं दोबारा बता रही हूँ आपको, कोई भी डिफेंस इक्विपमेंट है, कहीं पे भी अगर आपका अल्कोहल के प्रोडक्ट बन रहे हैं, जिसको हम लिक्विड भी बोल सकते हैं, नेक्स्ट आपका टोबैको प्रोडक्ट आ जाते हैं, और आपके एटॉमिक एनर्जी जहाँ पे यूज़ होती है, तो इनके अंडर और भी जो है कंपनीज आ जाएंगी या और भी इंडस्ट्रीज आ जाएंगी जिनके लिए लाइसेंस क्या है, कंपल्सरी। नेक्स्ट आता है लिमिटेड रोल फॉर पब्लिक सेक्टर। हमने कहाँ पे बात करी थी पब्लिक प्राइवेट की, प्राइवेटाइजेशन में। ये हम बात कर रहे थे लिबरलाइजेशन की, अब हम बात कर रहे हैं प्राइवेटाइजेशन की। कहते हैं एक्सेप्ट 3 इंडस्ट्रीज ऑल अदर इंडस्ट्रीज जो हैं वो प्राइवेट सेक्टर के लिए। अब फिर वही बात कि कौन सी 3 इंडस्ट्रीज हैं, तो 3 इंडस्ट्रीज के लिए उन्होंने मेन हेड तो बनाए हैं, ठीक है, बट इसके अलावा उनके हेड के अंडर भी अंडर हम ये बोल सकते हैं कि सब कंपनीज आती हैं, सब जहाँ सेक्टर आते हैं जिनके लिए क्या है, ज़रूरी है। तो पब्लिक सेक्टर आप लोगों को पता है, आर्म्स का, ठीक है, अमन इम्यूनिटीज़ का कर देते हैं हम लोग, या हम रेलवे सेक्टर बोल सकते हैं। तो ये सेक्टर जो हैं वो स्टिल गवर्नमेंट के हैंड में है, कोई प्राइवेट ट्रेन्स नहीं चलती, ट्रेन्स जो हैं वो गवर्नमेंट की ही चलती हैं। बसेस जो हैं वो प्राइवेट बसेस भी हैं, वो आपकी जो हम बोल सकते हैं कि सरकारी बसेस जिसको आप बोल देते हो ना, गवर्नमेंट बसेस भी हैं। हॉस्पिटल हैं, प्राइवेट भी हैं, और आपके पब्लिक वाले सरकारी भी हैं। हर चीज़ में कहते हैं उन्होंने क्या कर दिया, प्राइवेट के लिए खोल दिया, क्योंकि गवर्नमेंट इतना सब कुछ पैसा लगाएगी, इतना कंट्रोल करेगी, कहते लोग पैसा लगाएं। देखो जब प्राइवेट सेक्टर है उसमें गवर्नमेंट की जो कंट्रीब्यूशन है वो ऑलमोस्ट निग्लिजिबल, ज़ीरो होती है। हम खुद इंडस्ट्री बनाएंगे, खुद पैसा लगाएंगे, खुद लोगों को बेनिफिट देंगे, तो अल्टीमेटली टैक्स तो जा ही रहा है ना गवर्नमेंट को। तो कहते इस पर्पज से उन्होंने क्या कर दिया कि प्राइवेट लोगों के हाथ में काफ़ी सेक्टर दे दिए, जैसे बैंकिंग सेक्टर हो गया, अभी मैंने काफ़ी पहले भी नाम लिए। ये सेक्टर्स इसलिए उन्होंने दे दिए ताकि लोगों को, कंज्यूमर्स को, कस्टमर्स को क्वालिटी गुड्स मिले, रिजनेबल प्राइस के ऊपर मिले, वैरायटी ज़्यादा मिले, उनकी डिमांड्स जो हैं वो फुलफिल हों। ठीक है, जैसे मिलिट्री है या लॉ इन्फोर्समेंट है, ये सारी उन्होंने स्टिल पब्लिक के हाथ में ही रखा है। ठीक है, तो काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट ने अपने हाथ में भी रखी हैं, और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो प्राइवेट हैंड्स में दे दी। तो ये कब हुआ था, इकोनॉमिक पॉलिसी के बाद। नेक्स्ट आपका यहाँ पे आता है मोनोपोलिस्टिक एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस लिमिट। मोनोपोलिस्टिक, मोनोपोली क्या होता है, सिंपल सी बात है, ऑलमोस्ट सबको पता होगा, मोनोपोली सिंगल सेलर। अब कहते हैं यहाँ पे, अब नेक्स्ट पॉइंट आता है मोनोपोलिस्टिक एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस लिमिट। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि मोनोपोली क्या है। जब सिंगल सेलर, एक ही पर्सन जो है आप लोगों को चीज़ें बेचेगा, फॉर एग्जांपल कि जलंधर में कोई एक ही पर्सन है जो आपको बुक्स जो है वो बेच रहा है, चाहे वो फिर वो आपको सस्ती दे चाहे वो महंगी दे, वो अकेला पर्सन है तो उसका कंट्रोल है, आपको खरीदनी ही पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने बोल दिया। फिर अब गवर्नमेंट ने क्या करा है कि रिस्ट्रिक्शन लगा दी है कि मोनोपोली किन चीज़ों के ऊपर होएगी। अब इन्होंने MRTP लिखा है, इसका मतलब मोनोपोलिस्टिक एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस है, तो इसकी फुल फॉर्म यही ऊपर दी हुई है। अब कहते हैं कि यहाँ पे इन्होंने कुछ ऐसे साइज की फर्म, सर्टन साइज, मतलब कि या तो उनकी इनकम बहुत ज़्यादा है, जैसे फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। अब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को उन्होंने मोनोपोलिस्टिक यहाँ पे MRTP फर्म्स में कंसीडर करा है, क्योंकि वहाँ पे उनकी क्या है, मोनोपोली। कुछ ही ऐसी इंस्टीट्यूशंस होंगी जो आप लोगों को क्या करेंगी, फंड्स जो हैं वो प्रोवाइड करेंगी। अब ये भी उन्होंने इकोनॉमिक पॉलिसी में कर दिया। नेक्स्ट वो उन्होंने क्या करा है, लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट। लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट में आपका आता है कि आपको जो है उन्होंने लिबरल आज़ादी दे दी है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो सकती है। देखो फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी दो तरीके की होती है। एक इन्वेस्टमेंट जो है वो फॉरेन कंट्रीज जो है वो इंडिया में पैसा लगाएंगी, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, या जिसको फॉरेन इन्वेस्टमेंट में सिंपल सा कंसीडर करूँ। सेकेंडली आता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जब बाहर की कंट्रीज यहाँ की एसेट्स में, यहाँ की लैंड में, यहाँ की बिल्डिंग में, यहाँ की कंपनीज में पैसा लगाएगी।
ठीक है। तो जब वो किसी एसेट में पैसा लगा रही है तो मैं उनको फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहती हूँ। जब वो डायरेक्टली पैसा लगाएंगे, ठीक है, वैसे फाइनेंस जो है वो शेयर्स में पैसा लगा रहे हैं तो मैं उनको इन्वेस्टमेंट, नॉर्मल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट बोलती हूँ। अब इन्होंने लिख दिया कि इकोनॉमिक पॉलिसी के बाद हुआ क्या था, वो 50% से आपका 100% तक जो था वो अमाउंट चला गया था। इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हुई थी। क्यों? क्योंकि पहले इंडिया में कुछ ही ऐसी कंपनीज थी या कुछ ही ऐसे लोग थे जो पैसा इन्वेस्ट करते थे, और 1991 के बाद जब ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन हुई तो ज़्यादा लोगों ने इंडिया में इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया, जिसकी वजह से उनकी इन्वेस्टमेंट भी थी जो क्या होगी, इंक्रीज। नेक्स्ट आता है लिबरलाइज्ड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। लिबरलाइज्ड फॉरेन फॉरेन ट्रेड। इन्वेस्टमेंट की तो हम लोगों ने बात कर ली कि हम पैसे की बात कर रहे हैं। ट्रेड की तो आप लोगों को समझ में आ रहा है कि हम बात किसकी कर रहे हैं, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की। फॉरेन ट्रेड जो था पहले बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस थी कि जैसे टोबैको प्रोडक्ट्स हैं या लिक्वर है, कुछ रिस्ट्रिक्शंस थी कि आप इनको ट्रेड नहीं कर सकते, इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। और कुछ ऐसी चीज़ें थी अगर आप उनको इंपोर्ट एक्सपोर्ट करो आपको बहुत ज़्यादा वहाँ पे कस्टम ड्यूटीज़ पे करनी पड़ती थी, टैरिफ रेट बहुत ज़्यादा थे उसके। तो कहते जितना ज़्यादा, अगर मैं आप फॉर एग्जांपल मैंने बाहर से कोई चीज़ मंगवाई है, मैंने बहुत ज़्यादा टैक्स पे कर चुकी हूँ मैं ऑलरेडी, तो उसका इंडिया में आके प्राइस भी तो हाई हो जाएगा, लोग उन चीज़ों को अफोर्ड ही नहीं करेंगे। ये मुझे नुकसान था कि अगर उन चीज़ों को मैं बाहर से मंगवा रही हूँ, मुझे उसके ऊपर खर्चा पे करना पड़ रहा है इन द फॉर्म ऑफ टैक्स, तो उसकी वजह से लोग उन चीज़ों को अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे। फिर ये चीज़ भी उन्होंने अबॉलिश कर दी थी इकोनॉमिक पॉलिसी में कि आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हो। टैरिफ रेट काफ़ी जो थे वो रिड्यूस कर दिए गए थे, मतलब जो टैक्स रेट थे, कस्टम ड्यूटीज़ वगैरह थी वो कम कर दी गई थी। और काफ़ी ऐसी चीज़ें थी जो पहले बैंड थी, जो हम नहीं पहले इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते थे, 1991 के बाद हम लोगों को परमिशन दे दी गई। यहाँ पे आप लोग एग्जाम्पल कोक की ज़रूर लिखना क्योंकि वो बहुत बेस्ट एग्जाम्पल है यहाँ पे। ठीक है जी। तो लास्ट में आता है टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन। टेक्नोलॉजी अपग्रेड कैसे हो जाएगी, जब बाहर से हमारा जो है विद फॉरेन कंट्रीज हमारी डीलिंग स्टार्ट हो गई है, तो हम लोग कुछ भी जो है वो चीज़ों को इंपोर्ट कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो उसके साथ साथ टेक्नोलॉजी, उनकी मशीनरी, ये सब चीज़ें हम साथ में लेके आ सकते हैं और उन चीज़ों को इंडिया में आके इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये था परमिशन वाज ऑटोमेटिकली ग्रांटेड टू इंडियन कंपनीज, कि वो जो था वो कंपनीज जो हैं वो बाहर की जितनी भी टेक्नोलॉजी हैं उनको अडॉप्ट कर सकती हैं और उनको अपनी कंट्रीज में इम्प्लीमेंट कर सकती हैं। नेक्स्ट आता है हमारा रिमूवल ऑफ मैंडेटरी कन्वर्टिबल क्लॉज। रिमूव कर दी गई थी जो कन्वर्टिबल क्लॉज थी। मैंडेटरी होता है कंपल्सरी, मतलब करना ही पड़ेगा आपको। कहते अब ऐसा नहीं है, रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको हर बार जो चीज़ें हैं या जो भी शेयर्स हैं, आपके लोन्स हैं, वो कन्वर्ट करवाने पड़ेंगे। अब आपकी इच्छा है, आप करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं करना चाहो तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो किस बात की मैं मतलब किस टॉपिक के ऊपर मैं ये बोल रही हूँ कि कन्वर्ट करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा, यहाँ पे लिखा है। ठीक है जी। सो उन्होंने यहाँ पे लिखा है कि लोन अमाउंट, पहले समझ लेते हैं फिर ये लाइन पढ़ते हैं। अब उन्होंने लिखा है फॉर एग्जाम्पल मैंने किसी कंपनी को लोन दिया है, अगर मैं किसी को लोन दे रही हूँ तो मुझे उसके ऊपर क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। तो कहते अब ये चीज़ पढ़ना, बैंक्स हैज राइट टू कन्वर्ट देयर लोन अमाउंट इनटू इक्विटी। अब कम बैंक्स या कंपनीज जिन्होंने लोन दिया था, जो पहले क्या थे, लेंडर थे, वो अपने आप को ऑनर बना सकते हैं। अब इक्विटी वाले कौन होते हैं, कंपनी के ऑनर होते हैं। तो कहते हैं मान लो पहले मैंने कंपनी को लोन दिया था, मुझे इंटरेस्ट मिल रहा था, अब मैं अपनी मर्जी से अगर मैं चाहूँ तो मैं क्या कह सकती हूँ कि मेरा जो लोन अमाउंट है, मान लो कि मैंने वो शेयर्स इन्वेस्ट करे हैं, मुझे आप लोग इक्विटी शेयर होल्डर बना दो। मैं उन कंपनीज को रिक्वेस्ट कर सकती हूँ। मैं कौन हूँ यहाँ पे, मैं बैंक हूँ। ठीक है, बैंक ने लोन दिया था कंपनीज को, तो कंपनीज के लिए पहले वो सिर्फ मुझे क्या देते थे, इंटरेस्ट। अब मुझे लगा कि मुझे इंटरेस्ट तो देते ही है, पैसा तो मैंने दिया ही है उनको, क्यों ना मैं इक्विटी शेयर होल्डर बन जाऊं, मुझे प्रॉफिट भी ज़्यादा मिलेगा, डिविडेंड भी ज़्यादा मिलेगा और मेरे को राइट अलग से मिल जाएंगे। तो कहते अब फिर क्या है, पहले था रिमूवल, अब मतलब मैंडेटरी था आपके लिए, अब मैंडेटरी नहीं है, बट इफ़ यू फील सो, अगर आपको लगता है देन आप लोग कन्वर्ट करवा सकते हो, अदरवाइज कंपल्शन नहीं है। यहाँ पे पढ़ लीजिए, दिस विल मेक देम ऑनर फ्रॉम
लेंडर। पहले आप लेंडर थे, अब आप क्या बन जाओगे? ऑनर। मतलब ये आपकी चॉइस है अगर आप करना चाहो तो। नेक्स्ट आता है सेटिंग अप ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड। तो सिंपल सी बात है, इन्होंने अब क्या कर दिया है, एक बोर्ड सेट कर दिया है। अगर मैं कभी बात करती हूँ कि कोई बोर्ड सेट करा है या कोई एक्ट बना दिया है, तो इसका मतलब ये है कि उसके लिए सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं वो फ्रेम हो चुके हैं, जिनके अकॉर्डिंगली आपको काम करना पड़ेगा। अब कहते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट कैसे कैसे हो सकती है, कैसे नहीं होएगी, इनके लिए उन्होंने बोर्ड सेट करा था। इसके रिगार्डिंग जो रिस्ट्रिक्शंस थी उसमें लिखी हुई थी। नेक्स्ट लिखा है इंसेंटिव फॉर स्मॉल स्केल सेक्टर। स्मॉल स्केल सेक्टर वो सेक्टर होते हैं जो कि एक कम इन्वेस्टमेंट जिनकी है, जिनकी एसेट्स कम है, जिनकी लाइबिलिटीज़ कम है। तो कहते हैं अब उनके लिए मैंने इंसेंटिव बेनिफिट देने स्टार्ट कर दिए। इकोनॉमिक पॉलिसी के बाद ये चीज़ स्टार्ट हो गई थी कि इनको ग्रांट्स मिलेगी, इनको सब्सिडीज़ मिलेगी, और कोई भी अगर सेक्टर जो है वो रूरल एरिया में सेटअप हुआ है या हिली एरिया में सेटअप है, उनको अलग से ग्रांट मिलेगी, उनके ऊपर टैक्स जो है वो कम लगेंगे। ये सारे इंसेंटिव किन को दिए गए थे? स्मॉल स्केल सेक्टर को। सो इनहेंस सपोर्ट वाज अनाउंस्ड टू इनकरेज स्मॉल स्केल सेक्टर, कि जो भी कंट्रीज जो हैं या कंपनीज हैं या इंडस्ट्रीज हैं या फैक्ट्रीज हैं, वो अपने पहले सेटअप नहीं हो पा रही थी बिकॉज उनके पास फंड्स नहीं थे। 1991 पॉलिसी के बाद क्योंकि इतनी ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल थी, वो सेटअप हो सकती हैं। ठीक है, सो ये तो इनकी फीचर्स थे। तो जो अगर हम देखें तो ये एलपीजी का ही क्रक्स निकाल के इन्होंने ऑलमोस्ट लिखा हुआ है। अब नेक्स्ट जो आता है यहाँ पे, वो टॉपिक है मेजर चेंजेस, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। सो नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग इन चीज़ को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।